नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद को लेकर अपनी बात को बहुत ही दमदार तरीके से रखा और साफ तौर पर यह संकेत दे दिया कि आतंकवाद को अच्छे या बुरे में उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, बल्कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। भारत ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि आतंकवादियों को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से अच्छे या बुरे के तौर पर अलग अलग श्रेणी में रखने का युग जल्द ही खत्म होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की 15 सदस्यीय सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत बहुपक्षवाद में सुधार और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर 14 और 15 दिसंबर को 2 अहम कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने महासचिव एंटोनियो गुतारेस को एक पत्र लिखकर कहा कि विषय पर चर्चा के लिए एक संकल्पना पत्र सुरक्षा परिषद के दस्तावेज के रूप में प्रसारित किया जाए। पिछले सप्ताह लिखे गए संकल्पना पत्र में कहा गया है कि न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले ने आतंकवाद से निपटने में वैश्विक रुख को बदला। इसके बाद से लंदन, मुंबई, पेरिस, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में आतंकवादी हमले हुए। ये हमले दिखाते हैं कि आतंकवाद का खतरा पूरी दुनिया के लिए गंभीर है। पत्र में आगे कहा गया कि आतंकवादी तत्व, उनके समर्थक और उनको वित्तीय सहायता देने वाले अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए भी दुनिया में कहीं भी अपने कृत्यों को अंजाम देने के लिए गठजोड़ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों से ही अंतर्राष्ट्रीय खतरे से निपटा जा सकता है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद की समस्या को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जा सकता और सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। आतंकवादियों को राजनीतिक सुविधा के आधार पर बुरा, उतना भी बुरा नहीं या अच्छे के तौर पर वर्गीकृत करने का युग फौरन खत्म होना चाहिए। पत्र में ये भी कहा गया कि इराक में इस्लामिक स्टेट और भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा और अफगानिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकवादी समूहों की ओर से तब से खतरा और बढ़ गया है जब से अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया है। आतंकवादी समूहों के संगठित आपराधिक नेटवर्कों ने आतंकी खतरों को और बढ़ा दिया है। बीते कुछ वर्षों का मूल्यांकन करें तो तुर्की लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करा, खासकर पीओके को लेकर पाकिस्तान के समर्थन में यह बयानबाजी सीधे तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ है और अब तुर्की ने हिंदुस्तान के जहाजों को रोक दिया है। तुर्की बीते कुछ सालों से भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है। साल 2021 से ही तुर्की ने पीओके के मामले में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन तब भारत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुर्की ने एक बार फिर पाकिस्तान के कहने पर पीओके में न केवल पाकिस्तानी सरकार के साथ मिलकर बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया है, बल्कि तुर्की भारत और रूस की दोस्ती के बीच भी आने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की के इस कदम से भारत अब उसे सबक सिखाने की पूरी तैयारी में है। खबर है कि पीओके से गुजर रहे पाकिस्तान चीन का साझा प्रोजेक्ट सीपीईसी में तुर्की की भी एंट्री हो सकती है। पाकिस्तानी सरकार ने तुर्की को सीपीईसी में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। इतना ही नहीं, एक खबर के अनुसार तुर्की पीओके के इलाकों में अपने लड़ाकों को भी भेज सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर होगी और भारत को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना होगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए पीओके में कोई बड़ी साजिश रची हो, बल्कि पिछले साल भी तुर्की की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर से लेकर पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, तुर्की ने भारत के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दरअसल तुर्की ने रूस से भारत आ रहे बड़ी मात्रा में तेल के कंटेनरों को समंदर में ही रोक दिया है। रूस पर प्रतिबंधों के बाद भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की आंखों में चुभ रहा है। इसी वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के लिए ऑयल प्राइस कैप का ऐलान किया था। पश्चिमी देशों के इस ऐलान के बाद ही तुर्की ने भारत और चीन की तरफ आ रहे कई क्रूड ऑयल से भरे जहाजों को रोक दिया है, जिसकी वजह से इस इलाके का एक बड़ा ट्रेड रूट जाम हो गया है।
भारत के खिलाफ साजिश में शामिल होने वाले तुर्की को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह की दखल अंदाजी का वही अंजाम होता है जो पाकिस्तान का अब तक कई बार हो चुका है। भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया की आंखों में खटक रही थी। ऐसे में भारत ने रूस को एक बड़ा झटका दिया है। पीएम मोदी ने इसी साल दिसंबर में होने वाली पुतिन के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में पैदा हुए असंतुलन के माहौल के बीच इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब भारत और रूस के नेताओं की ये सालाना मुलाकात नहीं होगी। साल 2000 के बाद ऐसा दूसरी बार होगा जब भारत और रूस दोनों के नेता मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की सबसे बेहतरीन दोस्तियों में से एक मानी जाती है और ऐसे में इस मुलाकात के रद्द होने के कई मायने हो सकते हैं। लेकिन इस बीच रूस ने अपने हालिया बयानों से ये साफ कर दिया है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, रूस और भारत के रिश्ते अटूट हैं। रूस ने भारत की जमकर तारीफ भी की और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का ठोस समर्थन भी किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक बताया है। लावरोव ने कहा कि भारत आर्थिक विकास के लिहाज से दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है, संभवतः नेतृत्व कर रहा है। भारत के पास व्यापक पैमाने पर विभिन्न तरीके की समस्याओं को सुलझाने का अनुभव है। भारत दक्षिण एशिया में शंघाई सहयोग संगठन के अंदर विभिन्न तरह के ढांचों में शामिल है और वो संयुक्त राष्ट्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का भी समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर इस बैठक के रद्द होने को लेकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने इस शिखर बैठक से किनारा करके रूस को ये साफ संदेश दिया है कि वो समरकंद में पुतिन को दिए अपने संदेश पर अभी भी कायम है। बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिनों पुतिन से साफ शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। रूस को यूक्रेन से बातचीत कर इस युद्ध को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। खबर क्रिकेट के गलियारों से है, जहां आयरलैंड की टीम ने आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दरअसल संजू सैमसन को अपनी ओर से खेलने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन संजू सैमसन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लगातार खेलने के मौके नहीं मिल रहे हैं। संजू सैमसन ने 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसके बावजूद वो कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 27 मुकाबले ही खेल पाए। टीम से लगातार बाहर किए जाने के कारण मैनेजमेंट और बीसीसीआई को तमाम आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने शायद बीसीसीआई को भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। खबर है कि अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सैमसन को अपनी टीम की ओर से खेलने का ऑफर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने संजू सैमसन को आश्वासन दिया है कि अगर वो अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके देश में आ सकते हैं। वो सारे मुकाबले वहां पर खेलेंगे। लेकिन सैमसन ने आयरिश क्रिकेट बोर्ड के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सैमसन ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी दूसरे देश के लिए खेलने पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। दरअसल आयरिश क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसे प्लेयर की खोज भी है जो शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी भी कर सके। ऐसे में संजू उनकी स्कीम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर संजू सैमसन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो उन्हें भारतीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कहना पड़ता, क्योंकि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देती है। बता दें कि भारतीय अंडर 19 टीम के पूर्व कप्तान उन्मुख चंद ने भी इसी तरह का कुछ रास्ता अपनाया और अब वो बीसीसीआई के अनुबंधों से बाहर अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं। बात करें संजू सैमसन की तो ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप 2022, यहां तक कि हाल ही में हुए बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए भी वो टीम इंडिया का पार्ट नहीं थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में वो स्क्वाड में शामिल जरूर थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जो इस साल अक्टूबर में हुई थी, वहां 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में संजू सैमसन को मौका मिला और वो अच्छे टच में भी दिखे। सैमसन ने पहले वनडे मुकाबले में नाबाद 86 रन बनाकर लगभग टीम इंडिया को जीत दिला ही दी थी। बहरहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अब भी टीम इंडिया ऋषभ पंत के साथ जाती है या संजू सैमसन को आने वाली सीरीज में कुछ मौके मिलेंगे। देखने वाली बात होगी। लगातार मौके मिलने के बावजूद भी पंत वो जगह बना पाने में सिलेक्टर्स की नजरों में नाकामयाब रहे जिस जगह को उन्हें बनाना चाहिए था। लेकिन अब पुजारा ने वो जगह हासिल कर ली है और टीम के बन गए हैं उप कप्तान। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, ये इस रिपोर्ट में देखिए। ऋषभ पंत
भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो कुछ अच्छा करे या बुरा सुर्खियों में जरूर रहता है। खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत एक बार फिर से इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू हो रही है। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि बार बार मौके देने वाला मैनेजमेंट अब शायद ऋषभ पंत से आखिरकार खफा हो गया है। दरअसल ऋषभ पंत टेस्ट में टीम इंडिया के उपकप्तान हुआ करते थे। इस सीरीज में रोहित शर्मा चोटिल हैं और वो दोनों टेस्ट मैच से बाहर हैं। ऐसे में केएल राहुल टीम का नेतृत्व करेंगे और उम्मीद के मुताबिक पंत टीम इंडिया के उपकप्तान होने चाहिए थे। लेकिन सबको आश्चर्य में डालते हुए सीरीज में बीसीसीआई ने चेतेश्वर पुजारा को टीम का उपकप्तान बना दिया। ऋषभ पंत के उपकप्तान पद से हटाए जाने के बाद कई फैंस हैरान भी हैं। कई लोग इसे बीसीसीआई का एक खराब निर्णय बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस युवा विकेटकीपर ने बोर्ड का विश्वास खो दिया है। पंत का रिकॉर्ड टेस्ट में बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड में भी वो जीत में अहम योगदान दे चुके हैं। उन्होंने अब तक कुल 31 टेस्ट मैचों में 43 की औसत से 2123 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज दोनों में मौका मिला, लेकिन लगातार मौके मिलने के बाद भी वो इधर कुछ खास नहीं कर पाए। एक समय वो और केएल राहुल कप्तानी की रेस में थे, लेकिन अब पंत इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से इस रेस में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी पंत वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन चोटिल होने के कारण वो सीरीज में नहीं खेल पाए। फिलहाल मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है और टेस्ट मैचों में उनके खेलने की उम्मीद है। खबर यह भी आई कि ऋषभ पंत ने खुद मैनेजमेंट से इस सीरीज के लिए आराम मांगा था, लेकिन बोर्ड की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम है। टीम इंडिया की बात करें तो उसने अंतिम टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और तब रोहित शर्मा चोट के कारण टीम में नहीं थे। जसप्रीत बुमराह ने टीम की कप्तानी की थी, जबकि ऋषभ पंत उपकप्तान बनाए गए थे। अब बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की बात करें तो यहाँ भी रोहित शर्मा नहीं है। केएल राहुल का नेतृत्व है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा को कप्तान बनाया गया है। बता दें कि हाल फिलहाल पुजारा की टेस्ट टीम में जगह पक्की नहीं है। वो टीम में अंदर बाहर होते हैं। दूसरी ओर पंत टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं। ऐसे में बीसीसीआई का यह डिसीजन चौंकाने वाला है। चीन की चालबाजियां किसी से छुपी नहीं है। वो अपने पड़ोसी देशों को अक्सर परेशान करता रहता है। भारत के साथ भी चीन के रिश्ते मिठास वाले कम और खटास वाले ज्यादा हैं। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि चीन सीमा पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। ऐसे में भारत को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसलिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखने के लिए भारत ने पूरी LAC यानी भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम तक एडवांस्ड ड्रोन तैनात करने की तैयारी की है, क्योंकि चीन इस पूरे इलाके में ही साजिश के तहत कुछ न कुछ गतिविधि करता रहता है। LAC पर जो एडवांस ड्रोन तैनात किए जाएंगे, उनकी खासियत यह है कि इनसे 2 दिन यानी करीब 48 घंटे तक लगातार गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। ये ड्रोन्स ऐसे हैं जो आसानी से दुश्मन की पकड़ में नहीं आते। एक ड्रोन की अगर बात करें तो वो सिर्फ सीमित इलाके को कवर नहीं करता, बल्कि बड़े हिस्से को निगरानी में रखता है और इसकी वजह से सीमा पर चीन की गतिविधियों पर आसानी से पैनी नजर रखी जा सकेगी। लद्दाख में तो ये ड्रोन्स तैनात किए ही जा रहे हैं। उसके अलावा एक स्क्वाड्रन सिक्किम में भी तैनात होगी। अभी इन ड्रोन्स से स्ट्राइक नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें अपग्रेड करने का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि जरूरत पड़ने पर आने वाले वक्त में यही ड्रोन और ज्यादा ताकतवर बनाए जा सकते हैं और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा भारत अपनी एक और योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इजराइल से भारत ने हेरॉन ड्रोन लिए थे, उनको भी अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है। हेरॉन ड्रोन्स को अच्छी संचार सुविधाओं और मिसाइल से लैस करने का काम चल रहा है। ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी तक मार कर सके। उम्मीद है कि जल्द ही अपग्रेडेड मिसाइल भी सीमा पर तैनात होंगी, तब भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। अफगान तालिबान के लड़ाकों ने रविवार को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर गोलीबारी की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अनुसार 6 नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन शहर के पास पाक सेना के मुताबिक अफगान तालिबान ने बिना वजह गोलीबारी की, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी सीमा सैनिकों ने
अनावश्यक आक्रामकता के खिलाफ नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन क्षेत्र में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने से परहेज किया है। पाकिस्तान ने स्थिति की गंभीरता को उजागर करने के लिए काबुल में अफगान अधिकारियों से भी संपर्क किया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ आधिकारिक बयानों के अनुसार तालिबान का एक सदस्य मारा गया और 3 नागरिकों सहित 10 लोग घायल हो गए। लेकिन आखिर पाक सेना और अफगान तालिबान क्यों लड़ रहे हैं? पिछले साल तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पड़ोसियों के बीच सीमा तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि आतंकवादी समूह अफगान धरती से हमले की योजना बनाते रहते हैं। तालिबान पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने की बात से साफ इनकार करता है, लेकिन इस्लामाबाद की बनाई जा रही एक बॉर्डर फेंस यानी कि एक बाड़ से वो नाराज है। तालिबान सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच छिटपुट हिंसा हमेशा चलती रहती है। इस सीमा को ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के चमन शहर और अफगानिस्तान में स्पिन बोल्डक शहर में इस सीमा पर एक क्रॉसिंग है जिसे मैत्री द्वार कहा जाता है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों अक्सर इस इलाके में दूसरे के अतिक्रमण की शिकायतें करते रहते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरेंट रेखा का ये क्षेत्र इतना संवेदनशील आखिर क्यों है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ड्यूरेंट रेखा को स्वीकार नहीं करती है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले ही लगातार अफगान सरकारों ने ड्यूरेंट रेखा को खारिज कर दिया था और अफगानिस्तान के हिस्सों के रूप में उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान के पश्तून बहुल इलाकों पर अपना दावा किया था। काबुल पर कब्जा करने और पिछले साल अफगानिस्तान में फिर से सत्ता हासिल करने के बाद से तालिबान ने दशकों पुराने अफगान दावे को दोहराया है। उधर पाकिस्तान भी ड्यूरेंट लाइन या ड्यूरेंट रेखा पर बाड़ लगा रहा है। तालिबान सरकार ने इसका कड़ा विरोध भी किया है। तो आखिर ये ड्यूरेंट लाइन या ड्यूरेंट रेखा है क्या? ड्यूरेंट लाइन अंग्रेजों की भारत सरकार के एक सचिव सर मोर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के शासक अब्दुर रहमान खान इनके बीच का एक समझौता है। समझौते पर 12 नवंबर 1893 को काबुल अफगानिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। ड्यूरेंट लाइन ने 100 से अधिक वर्षों तक उस वक्त के भारत और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा के रूप में काम किया है, लेकिन इसने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए विवाद पैदा कर दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा के पास रहने वाले पश्तूनों का आरोप है कि ड्यूरेंट लाइन ने उनके घरों को बांट दिया है। तो आइए जानते हैं कि अंग्रेजों की खींची ये ड्यूरेंट लाइन एक समस्या क्यों है। जब अंग्रेजों ने इस रेखा को खींचा था, इसे बड़े पैमाने पर नदियों और नालों और भौगोलिक कारकों को नजर में रखते हुए खींचा गया था। उन्होंने जातीय और समुदाय के कारकों को अनदेखा किया। इस रेखा ने पश्तूनों की भूमि को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से लगभग आधे बड़े पैमाने पर पंजाबी बहुल देश का हिस्सा बन गए, जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है। पश्तून वर्षों से अपने क्षेत्र में पंजाबियों के प्रसार और बढ़ते प्रभाव से लड़ रहे हैं और अब इस रेखा के बाद पाकिस्तानी हिस्से पर उसी जातीय समूह द्वारा शासन किया जा रहा था जिसका वो विरोध कर रहे थे। इस बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान में रह रहे पश्तूनों को संघर्ष को जीवित रखने के लिए उकसाता भी रहा है। इस सब के बीच हर दिन हजारों लोग अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर और पाकिस्तान के चमन के बीच की इस सीमा को पार करते हैं। इनमें व्यापारी, पाकिस्तान में इलाज कराने वाले अफगान और रिश्तेदारों से मिलने आने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन ये पूरी खींचतान अब भी जारी है। इन दिनों काजोल की आने वाली फिल्म सलाम वेंकी सुर्खियों में है। सलाम वेंकी एक ऐसे विषय पर केंद्रित है या एक ऐसे विषय को उठाती है जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती, एक ऐसा सेंसिटिव इशू जिस पर बात होनी चाहिए, और सलाम वेंकी इस पर बात करती है। काजोल की सलाम वेंकी को वीकेंड पर ठीक ठाक ओपनिंग मिली है। हालांकि उम्मीद के हिसाब से कलेक्शन कुछ कम है, लेकिन फिल्म के सब्जेक्ट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसे मिल रही है। फिल्म देखने वालों को फिल्म ने निराश नहीं किया है। सलाम वेंकी 2005 में पब्लिश हुई श्रीकांत मूर्ति की नॉवेल द लास्ट हुर्रे पर आधारित है। कोलावेणु वेंकटेश की कहानी है। वेंकटेश यानी वेंकी इस बात से बचपन से वाकिफ है कि वो पूरी जिंदगी नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसे DMD यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी रेयर बीमारी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 16 से 17 साल तक ही इंसान जी सकता है। लेकिन वेंकी की इच्छा शक्ति उसे 24 साल तक पहुंचा देती है। पर आखिरी के साल
जो बेहद दर्द से भरे हैं, उसमें वेंकी इच्छा मृत्यु की मांग करता है। वो चाहता है उसकी अपनी माँ यानी काजोल उसके लिए कोर्ट से मौत मांगे, जो एक माँ के लिए किसी भी हाल में सोचना भी संभव नहीं, लेकिन काजोल ऐसा करती है। आपको बता दें, इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही कम फिल्में बॉलीवुड में बनी हैं, यानी बॉलीवुड इस सब्जेक्ट पर बहुत कम सोच पाया है। 2010 में संजय लीला भंसाली ने गुजारिश नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय थे। उस वक्त इस विषय को लेकर काफी बवाल हुआ। इसके आसपास ही कल हो ना हो या आनंद जैसी फिल्में भी रही हैं। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए विशेष परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। अब रेवती इस बेहद सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेकर आई है सलाम वेंकी में, जिसमें वेंकी इच्छा मृत्यु चाहता है और अपने सभी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है मरने से पहले। फिल्म धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है। एक यूनिवर्सल इमोशनल सब्जेक्ट है ये। इसका चयन बेहद सोच समझ कर किया गया है। एक माँ बेटे की बॉन्डिंग भी बेहद अलग नजरिए से दिखाई गई है। काजोल ऐसे रोल्स में अपना दी बेस्ट देना जानती है। विशाल जेठवा ने अपने रोल को पूरी जिम्मेदारी से निभाया है, क्योंकि वही फिल्म का केंद्र नहीं है। एक जिंदा दिल युवक लेकिन मौत के पास जाते हुए इंसान को बखूबी निभाया है विशाल ने। आमिर खान, प्रकाश राज, राजीव खंडेलवाल या राहुल बोस जितने भी समय के लिए स्क्रीन पर हैं, दमदार रहे हैं। रेवती ने हर किरदार को जिस सोच के साथ फिल्म में लिया है, वो बिल्कुल सही लगता है। फिल्म एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को मजबूती से रखती और समझाती है। टिपिकल फिल्मी एंटरटेनमेंट वालों के लिए ये फिल्म नहीं है, लेकिन एक गंभीर विषय और गहन सिनेमा की समझ रखने वालों को ये निराश नहीं करती। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसको हिट बनाने के लिए अब शाहरुख खान कभी हुमरा करने जाते हैं तो कभी वैष्णो देवी के दरबार में। शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, लेकिन अपनी पिछली कुछ फिल्मों के हश्र को देखकर डरे भी हुए हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही। इसलिए वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनकी फिल्म को लेकर कोई नाराजगी ना हो, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाए। कुछ वक्त पहले शाहरुख के हुमरा करने की तस्वीरें भी सामने आई थी और अब खबर आ रही है कि शाहरुख माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से शाहरुख की वैष्णो देवी यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया था, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनमें शाहरुख को ब्लैक हुडी और चश्मे में देखा जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों के साथ शाहरुख दरबार के बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पर शाहरुख की टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से फिलहाल कुछ कहा गया है, लेकिन लगातार मीडिया में ये खबरें और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसे बीती फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने के डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। पठान शाहरुख की बेहद हाई स्टेक फिल्म है। उसे लेकर किंग खान को उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन बीते कई सालों से उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है और उनकी फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है। अब धार्मिक स्थलों की यात्राओं के साथ शाहरुख आशीर्वाद लेकर एक पॉजिटिविटी लाने में लगे हुए हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं कहा जा सकता। भगवान का दर हर किसी के लिए है। वैसे भी शाहरुख और गौरी खान दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्म को पूरी आस्था के साथ मानते हैं और ये अक्सर कई त्योहारों और मौकों पर दिखता है। फिलहाल किंग खान के फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि शाहरुख ने मां वैष्णो के दरबार में जो भी मांगा हो वो उन्हें जरूर मिल जाए। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण की बोल्डनेस एक बार फिर सामने आई है और अपनी इस बोल्डनेस के लिए वो सुर्खियों में भी हैं। खासकर इस फिल्म का एक गीत है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान कई वजहों से चर्चा का विषय है। किंग खान भी उसे लेकर कुछ न कुछ नया पोस्ट करते ही रहते हैं। वजह अच्छी हो या बुरी, लेकिन पठान अनाउंस होने के बाद लगातार खबरों में रही है। फिलहाल इस फिल्म का गाना बेशर्म रंग हर तरफ आग लगा रहा है। ये गाना दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज्ड है। गाने के लिरिक्स की तरह लोगों को दीपिका के रंग भी थोड़े बेशर्म लग रहे हैं, लेकिन गाना सुपर हिट की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दीपिका को जो इस बेहद ग्लैमरस और सेंशुअस अंदाज में दिखाया गया है वो फिल्म के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।
गाने को मिल रही तूफानी फैन फॉलोइंग और तारीफें तो यही साबित करती हैं। ये गाना रिलीज के साथ ही छा गया है और चार्ट बर्स्ट में टॉप कर रहा है। फैंस की जबान पर ये गाना चढ़ चुका है। शाहरुख और दीपिका के सिजलिंग केमिस्ट्री भी इसमें नजर आ रही है, जिसकी तारीफ की जा रही है। इससे पहले भी शाहरुख और दीपिका जब भी स्क्रीन पर आए हैं तो उन्होंने हिट जोड़ी का खिताब अपने नाम किया है। इस गाने का पिक्चराइजेशन इतना शानदार हुआ है कि गाना अपने आप में एक विजुअल ट्रीट बन गया है। दीपिका का अंदाज इसमें बेहद ही बोल्ड है, लेकिन एक ग्रेस के साथ वो इस किलिंग लुक को कैरी करती नजर आ रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका इससे पहले कभी इतनी ग्लैमरस नहीं लगी हैं। वहीं शाहरुख खान ने भी गजब लुक्स दिखाए हैं। उम्र को पीछे छोड़ते हुए शाहरुख खान ने अपने 6 पैक्स दिखाकर और दीपिका के साथ जबरदस्त डांस करते हुए फैंस का दिल जीत लिया है। लोग शाहरुख और दीपिका के लिए खूब सारा प्यार उड़ेल रहे हैं। गाने को शिल्पा राव, कैलारिसा मोंटेरो और विशाल शेखर ने गाया है। वैभवी मर्चेंट ने इसे कोरियोग्राफ किया है। ये गाना देखकर अब फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहला गाना ही सही, लेकिन बेशर्म रंग ने पठान का रंग और गहरा कर दिया है। डिजिटल बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।